मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के लिए हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद वाला वीडियो भी आपको मिल सके। तो जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो वो होता है ax + b = c। तो इसमें एक ही वेरिएबल होता है, इसमें एक ही वेरिएबल होता है, सिर्फ x रहेगा, नहीं तो सिर्फ y रहेगा। तो इसमें हमें इस वेरिएबल को निकालना होता है, यानी x = 1। तो सिर्फ एक ही कंडीशन से हम एक ही इक्वेशन से इसको सॉल्व करके और x को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितना था, तो वन वेरिएबल की बात थी। तो वन वेरिएबल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल होता है। एक तो यहाँ देखिए, एक x होता है, दूसरा y हो सकता है। उसी तरीके से y हो सकता है, नहीं तो z हो सकता है, p हो सकता है, नहीं तो q हो सकता है। तो ये सभी जो वेरिएबल्स हैं, हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ वेरिएबल्स कितने होते हैं, यहाँ वेरिएबल्स होते हैं दो। तो जब दोनों वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे दो कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म होता है ax + by = c, ये हमारा पहला कंडीशन हो जाता है और ये हो जाता है हमारा दूसरा। यानी इस तरीके से जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और दोनों वेरिएबल के वैल्यू को निकालना होगा तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, एक ही समीकरण से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हमें टू वेरिएबल्स को निकालना होता है तो टू वेरिएबल्स के लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, टू वेरिएबल्स के लिए दो कंडीशंस रहता है। आप पहले वाले को पहला इक्वेशन और दूसरे वाले कंडीशन को लेकर के दूसरा कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। आपको इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। यानी जब भी किसी आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। यानी यह पहला इक्वेशन है, इसको भी अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के लिए भी अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो ये ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप देखें कि ये ईच एंड एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। तो ये ग्राफ पर जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहला इक्वेशन का ग्राफ है, ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है ना। ये इक्वेशन 2 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जब हम इसको ग्राफ पे इंडिकेट करते हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने टाइप का होता है, कितने सिस्टम में हो सकता है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है, जब भी आप किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा एक वो स्ट्रेट लाइन को ही देता है। तो देखते हैं कितने तरह का हो सकता है। इसके टाइप्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला जो टाइप है इसका वो है कॉन्सिस्टेंट। देखिए, पहला जो टाइप होता है वो होता है कॉन्सिस्टेंट। उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है, आप ध्यान दीजिए, वो होता है इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया इनकॉन्सिस्टेंट। और जो तीसरा टाइप होता है ना, वो होता है डिपेंडेंट। इस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3 तरह का हो गया। एक हो गया कॉन्सिस्टेंट, एक हो गया इनकॉन्सिस्टेंट और एक हो गया डिपेंडेंट। अब 3 तरह का कैसे होता है, देखिए, जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि हमेशा 2 कंडीशंस होते हैं, यानी 2 इक्वेशन होंगे, तभी आप दोनों वेरिएबल को निकाल सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल होता तो 3 इक्वेशन होना रहता, अगर 4 वेरिएबल होता तो 4 इक्वेशन निश्चित तौर पे रहता। तो जब 2 इक्वेशन आता है तो 2 ग्राफ लाइन मिलेगा।
क्योंकि जितना भी इक्वेशन होता है सबके लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। तो जब पहले इक्वेशन के लिए दो इक्वेशन में देखिए, यहाँ इक्वेशन एक होता है फर्स्ट और एक होता है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। तो अगर कॉन्सिस्टेंट में जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिए ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, ठीक है। ये मैं यहां लिख देता हूं, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि हर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और एक दूसरा इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो वो बिल्कुल इसका इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्राफ इक्वेशन 2 का। तो जब भी दोनों इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, ध्यान दीजिएगा ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब भी दो इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा तो इस सिचुएशन को, इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये कॉन्सिस्टेंट है। ये जो सिस्टम है वो इक्वेशन का कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है और इसमें 1 सॉल्यूशन मिलता है, यानी एक वैल्यू आपको x का मिलेगा, x का एक ही वैल्यू मिलेगा, याद रखिएगा, और y का भी एक वैल्यू मिलेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है, ठीक है ना। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब होगा तो ग्राफ कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, और सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जब आप इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू निश्चित रूप से मिलेगा और y का भी एक वैल्यू निश्चित रूप से मिलेगा, और जो दोनों का ग्राफ लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके दूसरे टाइप पे चलते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसका दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी 2 इक्वेशन होगा, 2 इक्वेशन तो हमेशा रहेगा। तो जब इस दोनों इक्वेशन के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान दीजिए इसका जो ग्राफ लाइन मिलता है वो कैसा मिलता है, इसका ग्राफ लाइन आपको मिलेगा पैरेलल। ध्यान दीजिएगा इसका ग्राफ लाइन जो है वो मिलेगा पैरेलल दोनों इक्वेशन के लिए। अगर आप दोनों के लिए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो पहला इक्वेशन का भी ग्राफ देखिए, ये पहले इक्वेशन का ग्राफ लाइन है और ये है आपके दूसरे इक्वेशन का ग्राफ लाइन। मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ और ये है हमारा इक्वेशन सेकंड का ग्राफ। तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन जो है वो पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो गया तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ लाइन होता है वो क्या मिलता है, तो पैरेलल लाइन मिलता है, पैरेलल लाइंस मिलेंगे। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए अगर दोनों इक्वेशन को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले इक्वेशन का ग्राफ लाइन और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ लाइन बिल्कुल आपस में पैरेलल होगा, ये पैरेलल लाइंस होगा। और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ये सॉल्यूशन का टाइप कैसा हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि यहाँ x का भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा और y का भी कोई वैल्यू नहीं मिलता है, ना ही x मिल पाता है और ना ही y मिल पाता है। इस इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम को अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं मिलेगा और इसका जो ग्राफ लाइन होता है वो होता है पैरेलल। तो जब दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और दोनों का ग्राफ अगर पैरेलल आता है तो वो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, x का भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगा और y का भी कोई वैल्यू नहीं मिलता है। तीसरा जो सिस्टम होता है वो होता है डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, देखिए डिपेंडेंट सिस्टम में अगर आप दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दोनों इक्वेशन के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ जो है, ध्यान दीजिएगा पहला इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन का ग्राफ आपने ले लिया, मैं यहाँ लिख देता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। और अगर
आप दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो आप देखिएगा कि दूसरे इक्वेशन का ग्राफ जो है वो भी इसी पर मिलता है। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का ग्राफ लाइन है और ये है आपके दूसरे इक्वेशन का ग्राफ लाइन, जो बिल्कुल कहाँ मिलता है, इसी के ऊपर मिलता है। देखिए ये इसके ऊपर आ गया, तो ये हो गया दूसरे इक्वेशन का ग्राफ लाइन। देखिए रेड से मैंने दूसरे इक्वेशन को लिया है और ब्लैक से मैंने पहले इक्वेशन को लिया है। ये इक्वेशन 2 का ग्राफ लाइन है। तो पहला इक्वेशन का ग्राफ लाइन देख रहे हैं आप, ब्लैक से मैंने लिया, और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ लाइन मैंने रेड से लिया, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया। पहला इक्वेशन का ग्राफ लाइन और वहीं उसी के ऊपर आ गया दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ लाइन। तो इस तरह के लाइन को जो एक दूसरे के ऊपर हो हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन सा लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। ये हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। और जो पैरेलल लाइंस होता है इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा। ये हो जाता है समांतर रेखा। और तीसरा जो होता है वो है कोइंसिडेंट, इसको हम बोलते हैं समपाती रेखा, है ना। हिंदी भी जानना जरूरी होता है, कुछ बिहार बोर्ड के बच्चे भी देखते हैं। तो ये है आपका समपाती रेखा। तो इस तरह से जो तीसरा सिस्टम होता है डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट सिस्टम में दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, और जब एक दूसरे के ऊपर आएगा तो जो लाइन होगा उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। और इस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशन मिलता है। ये जो सॉल्यूशन का टाइप होता है वो हो जाता है मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ x के बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, x का बहुत वैल्यू मिलेगा, है ना, इन्फिनिटिव। और उसी तरीके से y का भी इन्फिनिटिव वैल्यू मिलेगा, बहुत सारे वैल्यू मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन। ये इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन का टाइप होता है ना। सॉल्यूशन का जो टाइप होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि फाइनली जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वह कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट में दोनों इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है, दोनों इंटरसेक्टिंग होता है। और यहाँ पर जहाँ कट करेगा एक x का वैल्यू मिलता है और एक y का वैल्यू मिलता है। देखिए यहाँ से जो ये लाइन मिलेगा वह यहाँ x के वैल्यू को इंडिकेट करेगा, और इधर जो मिलेगा वह हमारे y के वैल्यू को इंडिकेट करेगा। देखिए यहाँ y का वैल्यू मिलता है, एक ही y का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ x का वैल्यू भी एक मिलता है। ध्यान दे रहे हैं। तो ये हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और उसी तरीके से जब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं तो दूसरे टाइप पे है हमारा इनकॉन्सिस्टेंट। तो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जब भी आप दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों ग्राफ लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन का है, ये हमारे दूसरे इक्वेशन का लाइन है, दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब पैरेलल हो जाता है तो इस कंडीशन में x का भी कोई वैल्यू नहीं मिलता है और y का भी कोई वैल्यू नहीं मिलता है। ये तो कठिन नहीं किया, देखिए कोई कॉमन पॉइंट तो मिला नहीं। जब दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला। जब कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। ये नो सॉल्यूशन का केस हो जाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होता है कि दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ लाइन होता है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। तो जब एक दूसरे के ऊपर आ गया तो देखिए बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलेंगे। ये भी एक कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट है, ये सभी कॉमन पॉइंट है। आप देख सकते हैं, जिसको मैं येलो कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सभी कॉमन पॉइंट है। आप देख सकते हैं इन्फिनिटिव कॉमन पॉइंट मिलेंगे। तो जब इन्फिनिटिव मिलेंगे तो वो सभी x और y के वैल्यू हो सकते हैं, तो इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 सिस्टम, कॉन्सिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, डिपेंडेंट, कोइंसिडेंट लाइन एंड मेनी सॉल्यूशन। तो फाइनली इसको आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं और इसको एक नोट्स बना के आप याद कर सकते हैं। इससे आगे मैं आपको थोड़ा ले चलता हूं ताकि और भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए इस फिगर को भी आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो है, यहाँ तीनों कंडीशन को मैंने लिया है। देखिए यह इक्वेशन 1 का है, इक्वेशन 1 का लाइन है, ये इक्वेशन 2 का लाइन है। यहाँ देखिए यह इक्वेशन 1 का लाइन है, यह इक्वेशन 2 का लाइन है।
यहाँ भी है इक्वेशन 1 का लाइन है, और ये है हमारा एक और यहीं पे इक्वेशन 2 का लाइन। आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 का लाइन है, ये इक्वेशन 2 का लाइन है, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया, तो ये लाइन कौन सा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। तो जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए तो क्या हो गया, इसका 1 सॉल्यूशन मिलेगा। 1 सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। जो पहला हमारा है ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं, देखिए, कॉन्सिस्टेंट और इंडिपेंडेंट सिस्टम। याद रखिएगा, कभी कभी इसको इंडिपेंडेंट सिस्टम भी बोला जाता है। ये है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम या इंडिपेंडेंट सिस्टम, ये पहले सिस्टम का ही नाम है। दूसरे सिस्टम में चलते हैं। दूसरा सिस्टम हो जाता है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है कि ये पहले इक्वेशन लाइन और दूसरे इक्वेशन का लाइन दोनों आपस में हो जाता है पैरेलल लाइन। क्या हो जाता है, पैरेलल लाइंस हो जाता है, और इसमें आपको मिलता है नो सॉल्यूशन। ये कौन सा केस हो गया, तो नो सॉल्यूशन का केस हो गया। नो सॉल्यूशन के केस में आपको कोई x का वैल्यू नहीं मिलेगा और कोई y का वैल्यू नहीं मिलता है। यहाँ x का एक वैल्यू मिलेगा और y का भी एक वैल्यू मिलता है, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और तीसरा जो कंडीशन होता है, देखिए, वो होता है डिपेंडेंट। तीसरा जो सिस्टम होता है वो होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो दोनों ग्राफ लाइन है वो कोइंसिडेंट हो जाता है। कोइंसिडेंट हो जाता है। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर, और इस कंडीशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन टाइप हो जाता है मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, मेनी सॉल्यूशन। तो फाइनली आपने सीखा कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, दोनों इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो सिस्टम कॉन्सिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, इसमें दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन पैरेलल हो जाता है और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तीसरा जो सिस्टम होता है वो है डिपेंडेंट सिस्टम, और डिपेंडेंट सिस्टम में दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ लाइन है वो बिल्कुल कोइंसिडेंट हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर हो जाता है, और वो कंडीशन कहलाता है मेनी सॉल्यूशन का। तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा। किसके लिए कॉन्सेप्ट सीखा, तो अगर हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए उसके टाइप्स को जानने की कोशिश करें तो हम उसके ग्राफ लाइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं और ग्राफ लाइन से पता लगा सकते हैं। एक डायग्राम और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उससे और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। यहाँ जो है बिल्कुल ये डायग्राम एग्जाम में देता है, आपसे पूछता है कि कितना सॉल्यूशन होगा। तो जब भी ग्राफ लाइन देखिए इंटरसेक्टिंग होगा तो ये इसका 1 सॉल्यूशन होता है। जब इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन के लिए एक दूसरे के ऊपर यानी कोइंसिडेंट लाइन हो जाता है, और नो सॉल्यूशन के लिए हो जाता है पैरेलल लाइन। ठीक है, आप समझ सके, जब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, दोनों ग्राफ लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो 1 सॉल्यूशन, और दोनों ग्राफ लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर होगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा तो इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन, और अगर दोनों ग्राफ लाइन आपस में पैरेलल हो जाता है तो वो कंडीशन हो जाता है नो सॉल्यूशन का। तो बिल्कुल आप इस चीज को समझ गए। तो ग्राफ लाइन से हम लोग कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट और डिपेंडेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इसके कोएफिशिएंट से हम किस तरीके से समझेंगे कि वो कांस्टेंट होगा या कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। ये कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट और डिपेंडेंट को समझने के लिए हमने ग्राफ लाइन का इस्तेमाल किया। लेकिन अब हम लोग कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट और डिपेंडेंट को समझने के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सिस्टम के कोएफिशिएंट पर देखेंगे कि कोएफिशिएंट से किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि वो लाइन जो है, वो जो इक्वेशन है वो कॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके कोएफिशिएंट्स के बारे में और पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें जो पहला इक्वेशन है उसका हम कंपैरिजन इससे करेंगे। ये मेरा पहला इक्वेशन है और ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यानी पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको a1 कहेंगे, पहले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट हुआ वो b1 हो गया, और पहले इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म हुआ वो c1 हो गया। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है उसको a2, y के कोएफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट टर्म को c2 से लिखते हैं।
ठीक है, अब पहला कंडीशन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन होता है, देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए अगर A1/A2 का, ये A1 और A2 का रेशियो, A1 हो गया पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और A2 हो गया दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। इन दोनों का रेशियो अगर y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में हो जाता है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। कॉन्सिस्टेंट, ये कॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट कब होता है? जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो कॉन्सिस्टेंट होता है तो क्या होता है? याद है, कॉन्सिस्टेंट होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ लाइन कैसा हो जाता है? तो इंटरसेक्टिंग हो जाता है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग हो जाता है। ये ग्राफ लाइन है जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको आप क्रॉस नहीं समझेंगे, ये ग्राफ लाइन है जो कि इंटरसेक्टिंग हो गया। ठीक है, तो पहला सिस्टम समझ में आ गया। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये जो सिस्टम हो जाता है वो हो जाता है कॉन्सिस्टेंट। और कॉन्सिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ लाइन कैसा होता है? तो इंटरसेक्टिंग होता है। ये जो ग्राफ लाइन है वो हो जाता है इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? तो पहले टाइप को आप ठीक से रिवाइज कर लीजिए। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं होगा तो वो हो जाता है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। और कॉन्सिस्टेंट सिस्टम का जो सॉल्यूशन टाइप होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन, और उसका जो ग्राफ लाइन होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम चलते हैं दूसरे सिस्टम पे। तो दूसरे सिस्टम को देखते हैं कि दूसरा सिस्टम क्या होता है। तो जो दूसरा सिस्टम में ध्यान देंगे, A1/A2 यानी x के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ध्यान दे रहे हैं आप, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ लाइन का सिस्टम होता है, जो इक्वेशन का सिस्टम होता है, वो हो जाता है इनकॉन्सिस्टेंट। ये हो जाता है इनकॉन्सिस्टेंट, ये इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। और यहाँ जो यूनिक सॉल्यूशन होता है पहले केस में, यहाँ हो जाता है नो सॉल्यूशन। क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन का केस हो जाता है। और जो ग्राफ लाइन है वो हो जाता है पैरेलल। ग्राफ लाइन जो है वो हो जाता है पैरेलल लाइंस हो जाता है। पैरेलल लाइंस यानी ग्राफ लाइन इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। यानी फाइनली आपने क्या समझा कि अगर दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल हो, लेकिन कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है इक्वल नहीं होता है, तो वो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होता है, नो सॉल्यूशन का सिस्टम होता है और पैरेलल लाइंस का वो ग्राफ इंडिकेट करता है। तो दूसरे कंडीशन को आप समझ सके, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो जो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन होगा वो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा, उसमें नो सॉल्यूशन होगा, वहां x और y का कोई वैल्यू नहीं आप निकाल सकते हैं, और जो ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो मिलेगा पैरेलल लाइंस। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं तीसरे सिस्टम पे। तीसरा सिस्टम क्या होता है? देखिए, तीसरे सिस्टम में तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट सिस्टम। डिपेंडेंट सिस्टम, ये डिपेंडेंट सिस्टम हो गया। और यहाँ पे क्या मिलता है कि मेनी सॉल्यूशन मिलता है, x के भी इन्फिनिटी वैल्यू मिलते हैं और y के भी इन्फिनिटी वैल्यू मिलते हैं, ये मेनी सॉल्यूशन का केस है। और जो ग्राफ लाइन होता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्राफ लाइन होता है दोनों एक दूसरे के ऊपर मिल जाता है। ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है और ये छोटा वाला जो लाइन है वो इक्वेशन 2 का ग्राफ है। तो ग्राफ लाइन जो होता है वो कैसा मिलता है? तो कोइंसिडेंट मिल जाता है। ये हो जाता है कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर, ये कोइंसिडेंट लाइंस होता है। तो जब तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा
तो जो ग्राफ का जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो मिल जाता है डिपेंडेंट सिस्टम, और मेनी सॉल्यूशन होता है, और दोनों का जो ग्राफ लाइन जो होता है वो कोइंसिडेंट होता है। तो फाइनली आपने जाना कि कोफिशिएंट के हेल्प से किस तरीके से हम इसके कोफिशिएंट मतलब A1, B1 और C1, A2, B2 और C2 इनके रेशियो से भी हम सिस्टम का पता लगा सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका सिस्टम क्या होता है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होता है, और कॉन्सिस्टेंट सिस्टम को जब आप सॉल्व करेंगे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक वैल्यू x का और एक वैल्यू y का मिलता है, और दोनों का ग्राफ अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा जो मिलता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का भी इन्फिनिटिव कोई वैल्यू नहीं मिलता है, और y का भी कोई वैल्यू नहीं मिलता है। अगर आप उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन आपस में पैरेलल आएगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मिलता है तो उस कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका सिस्टम डिपेंडेंट सिस्टम हो जाता है, और उस समय x का और y का इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। और अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो मिलता है कोइंसिडेंट लाइंस, पहले का ग्राफ लाइन ठीक उसके ऊपर दूसरे का ग्राफ लाइन मिलता है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और कैसे हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। 3.2 को सॉल्व करने का यह कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, और ये सिस्टम आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। अगर ये आपको पता रहेगा तभी आप जा करके एक्सरसाइज 3.2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद वाला एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो भी आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।